Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Medhavi Mehra and I'll be teaching you 11th Economics. जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 विच इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलरेडी चल रहा है। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 की थर्ड वीडियो है। ठीक है, आज के वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 6 आगे कंटिन्यू करेंगे एंड विल ट्राई टू एंड दिस चैप्टर इन दिस वीडियो। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने अपना परसेंटेज चेंज मेथड किया था, स्लोप ऑफ डिमांड एंड साथ में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिमांड कर्व इंडिकेट कैसे करता है कि हमारा ईडी इज मोर देन 1, लेस देन 1 या इक्वल टू 1, वो सब पढ़ेंगे कि आखिर कर्व्स कैसे शो करती है कि इलास्टिसिटी कैसी है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। डिमांड कर्व इंडिकेटिंग ED is equal to 1, ED is more than 1, less than 1 and ED is equal to 1। यानी हमने जो पढ़ी थी अपनी इलास्टिसिटी 3 कंसेप्ट में पढ़ी थी, हमारे टिप्स में है अब कि इलास्टिसिटी 3 कंसेप्ट में होती है। पहला कंसेप्ट ED is equal to 1। ED 1 की इक्वल कब होती है? जब प्राइस में चेंज आने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं आए, तब इलास्टिसिटी हमारी यूनिटरी होती है। दैट मीन्स इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था ED इज मोर देन 1। ED 1 से ज्यादा कब होती है? हमने पढ़ा था ED इज मोर देन 1 व्हेन देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स। यानी जब प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम हो या प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़े, यानी प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जब इनवर्स रिलेशनशिप होगा, उस टाइम पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज ED विल बी मोर देन 1। ED उस टाइम पे हमारा 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, एंड थर्ड सिचुएशन वाज ED इज लेस देन 1। ED 1 से कम कब होता है? ED 1 से कम तभी होगा जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। दैट मीन्स अगर प्राइस गिर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी गिरेगी, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी। उस कंसेप्ट में क्या होता है, सिर्फ उसी कंसेप्ट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ठीक है, यानी हमारी ED 1 से कम होती है। अब हमने ये 3 कंसेप्ट्स पढ़ लिए थे, अपने दोनों मेथड्स पढ़ लिए थे। अब हम देखते हैं जरा इनके ग्राफ कैसे बनते हैं। यानी ED की जो हमने 3 सिचुएशंस पढ़ी, लेस देन 1, मोर देन 1 एंड इक्वल टू 1, इन तीनों के ग्राफ्स देखते हैं कि इन तीनों के ग्राफ स्लोप्स बनते कैसे हैं और ये कैसे पता करते हैं कि इसमें इलास्टिसिटी किस तरीके से शोकेस की गई है। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए सारी डिग्रीज की इलास्टिसिटी की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस बनाई हुई है। दैट मींस पूरे ग्राफ्स बनाए हुए थे जिससे हम इजीली समझ पाए। ठीक है, सिचुएशन 1, सबसे पहली सिचुएशन जब ED इज मोर देन 1 यानी इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जब भी किसी ने कहा इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, सिंपल दिमाग में आना चाहिए मतलब इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी गिरेगा या वाइस वर्सा। ये दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि ED इज मोर देन 1 दैट मीन्स इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या होगा? इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, ED इज मोर देन 1 ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो सिंपल क्या कह रहा है कि ED इज मोर देन 1 तब होती है जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर यानी आप जितना खर्चा करो, आपकी जितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, जितना खर्चा करो, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए। जब इनवर्स रिलेशनशिप होगा मतलब ED इज मोर देन 1। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस। वो ये कह रहा है जब प्राइस के खुद का, यानी सपोज हमारे पास एक गुड है X, उसका प्राइस जब गिरे और हमारा एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाए, उससे क्या होगा? वो इनवर्सली रिलेटेड होगा। अच्छा, अब यहाँ पे है प्राइस और एक्सपेंडिचर। कई लोग होते हैं जिन्हें टोटल एक्सपेंडिचर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सिंपल इस तरीके से समझो ना, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या कि कितनी आपने कमोडिटी खरीदी है ना, वही होता है टोटल एक्सपेंडिचर की कितना खर्चा किया है। खर्चा किस पे किया? क्वांटिटी पे। ठीक है ना, प्राइस गिरेगी और क्वांटिटी बढ़ेगी तभी तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, है ना। अगर प्राइस गिरे क्वांटिटी भी गिरे तो बताओ एक्सपेंडिचर कभी बढ़ेगा? आंसर इज नो, है ना।
प्राइस गिरने से जब क्वांटिटी बढ़ेगी तभी तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए जब भी टोटल एक्सपेंडिचर आए कंफ्यूज मत होना कि हमने तो पढ़ा था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है ना, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब भी वही है, क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस गिरी, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी, तभी तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, है ना। प्राइस कम होने के कारण जब ज्यादा चीजें खरीदोगे तभी तो ज्यादा खर्चा होगा। ठीक है ना, इसी कारण हम लिखते हैं प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप हो, उस टाइम पे क्या होता है, ईडी इज मोर देन 1। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस। ये वही वाइस वर्सा सिचुएशन कि अभी हमने देखा प्राइस कम हुआ तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इसके बाद इसने कहा प्राइस बढ़ गया तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, कम हो जाएगा। बस सिंपल, ये वही उसने कहा है। अब देखते हैं इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस सिचुएशन को, व्हेन ईडी इज मोर देन 1, यानी जब आपकी इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी, दैट मीन्स इनवर्स रिलेशनशिप होगा आपकी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर या क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ठीक है, अब देखिए वाई एक्सिस पे हमने लिया है प्राइस, एक्स एक्सिस पे है हमारी क्वांटिटी। ठीक है, पहले ओ आपको पता है, वो तो इनिशियल पॉइंट होता है। ठीक है ना, पहले क्या था, पहले मेरी कमोडिटी का प्राइस था लेट्स सपोज ओपी। ठीक है, यानी मैं इतना पहले इतना प्राइस पे कर रही थी, कितनी क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी इज ओबी, इतनी क्वांटिटी के लिए ओपी प्राइस पे कर रही थी, यानी मेरा प्राइस था ओपी एंड माय क्वांटिटी वाज ओबी। ठीक है ना, ओबी कह लो या फिर हम पीटी भी कह सकते हैं ना, सेम हुए ना ओबी एंड पीटी। ठीक है, यानी हमारी क्वांटिटी हुई इतनी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरा प्राइस डिक्रीज कर गया, यानी मेरा प्राइस ओपी से हो गया OP1। ठीक है, प्राइस रिड्यूसेस टू OP1। अब प्राइस रिड्यूस हुआ है तो ध्यान से देखिए क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुई, वो बढ़ गई है, OC हो गई है। OC, अब OB को OC से कंपेयर करो, अब देखो OB से OC इज ग्रेटर, दैट मीन्स प्राइस तो कम हुआ लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई है। ठीक है ना, या OC के साथ हम ये भी तो लिख सकते हैं कि अब क्वांटिटी P1R भी हो गई। ठीक है ना, क्योंकि OC और P1R आर इक्वल। ठीक है, यानी इसके कंपैरेटिव देखें तो प्राइस क्या हो गया हमारा, कम हो गया, ओपी से प्राइस क्या हो गया, OP1, प्राइस हमारा रिड्यूस हो गया, जिससे क्या हुई, क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है, अब क्वांटिटी बढ़ गई, हौच पौच लगेगा, कैसे समझे, चलिए क्वांटिटी दो तरह से शोकेस की जाती है, एक पहले एक्स एक्सिस पे और एक एक्स एक्सिस के साथ ऊपर ही अलग जब वेरिएबल्स दिए होते हैं उसके साथ भी। ठीक है, पहले हमने सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ देखा, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारी ओपी, सॉरी हमारी क्वांटिटी आ रही थी ओबी, इनिशियल क्वांटिटी वाज ओबी। ठीक है, और जब प्राइस कम हुआ तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली हमारी क्वांटिटी हो गई ओसी, यानी ओबी के कंपैरेटिव क्वांटिटी हो गई ओसी, दैट मीन्स वो बढ़ गई। ठीक है ना, दैट मीन्स हमारी क्वांटिटी बढ़ गई है। अब दूसरी तरफ दूसरे ही वेरिएबल में सेम क्वांटिटी, यानी आप एक्स एक्सिस की क्वांटिटी लो या दूसरी क्वांटिटी सेम ही आएगी। ठीक है, अब उसी में जब आपका ओपी प्राइस था तो आपकी क्वांटिटी कितनी थी, पीटी, इतनी क्वांटिटी थी। ठीक है ना, फिर क्या हुआ, प्राइस कम हुआ लेकिन क्वांटिटी पीटी की जगह हो गई P1R, क्वांटिटी बढ़ गई आपकी। ठीक है ना, ये भी क्या शो करा है कि क्वांटिटी हैज इंक्रीज। पी, जब प्राइस कम हुआ है क्वांटिटी इंक्रीज कर गई, दैट मीन्स ईडी इज मोर देन 1। सिंपल सिचुएशन, इनवर्स रिलेटेड मीन्स ईडी इज मोर देन 1। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्वांटिटी परचेज मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। ये सबको पता होना चाहिए कि टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है। आपको कैसे पता आपने टोटल कितना खर्चा किया, कैसे पता लगता है कि हमने कितनी चीजें खरीदी हैं कितने पैसों में, उनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आता है कि टोटल हमने खर्चा कितना किया है। ठीक है ना, व्हेन प्राइस ओपी क्वांटिटी डिमांडेड वाज ओपी, ये हमने देख लिया कि जब प्राइस ओपी था तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी ओबी थी। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ओबी इंटू ओपी, कहता उस टाइम पे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, टोटल एक्सपेंडिचर उस टाइम पे हमारा था ये ओबी इंटू ओपी, यानी ओबी ये वाला पार्ट, ये सारा एरिया वाज आर टोटल एक्सपेंडिचर।
ठीक है, क्योंकि ये रीजन वो रीजन था जिसमें हमने पूरा खर्चा किया है कि हमारी प्राइस वाज ओपी एंड हमारी डिमांड वाज ओबी। ठीक है ना, दिस वाज आवर रीजन, जिससे हमने क्या निकाला कि हमारा कितना, हमने टोटल एक्सपेंडिचर निकाला ना। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकला, कितना प्राइस था, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितनी क्वांटिटी खरीदी है। समझ लगी, प्राइस कितना था ओपी, ये तो हमें पता है, इनिशियल प्राइस वाज ओपी। फिर उसके बाद हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी, ओ बी क्वांटिटी खरीदी, यानी ओपी और ओबी के बीच जितना भी एरिया है वो सारा शेड हो जाएगा। दिस शेडेड एरिया विल रिप्रेजेंट एज आर टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कि इनिशियली हमने टोटल कितना खर्चा किया था। ठीक है, फिर when price falls to OP1, कहता है जब प्राइस OP1 पे गिर गया, क्वांटिटी डिमांडेड बिकेम OC, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ गई। ठीक है, कहता है जब प्राइस गिरा तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ गई, यानी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, OC मल्टीप्लाई बाय OP1, यानी OC ये वाला एरिया सारा एंड OP1 यानी दिस एरिया, ये वाला रीजन हमारा। ठीक है ना, OP1 मीन्स यहां तक का सारा एंड OC मीन्स यहां तक सारा हमारा रीजन। ये रीजन, ये ग्रीन पार्ट ऑफ रीजन इज आर प्रेजेंट टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये ब्लैक पार्ट वाला वॉज आर इनिशियल, हमने इनिशियली कितना खर्चा किया। ठीक है, इनिशियल खर्चा, एंड दिस ग्रीन वन रिप्रेजेंट्स कि अब हमारा कितना खर्चा हो रहा है। दैट मीन्स प्राइस गिरने से हमारी क्वांटिटी इंक्रीज कर गई, यानी हमारी कैसे इलास्टिसिटी शो हो रही है कर्व में। ठीक है, ध्यान से कर्व में देखिए, ओपी से जब OP1 यानी प्राइस जब कम हुआ है तो हमारी जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है, लेकिन हमारी डिमांड बहुत बड़ी हुई है। ये शो कर रहा है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ये कैसे हमने निकाला है, OPTB, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो एरिया है हमारा OPT and B, this area is our initial price and initial quantity. ठीक है, this area OP1 green one area OP1 RC, ठीक है, दिस इज द प्रेजेंट टोटल एक्सपेंडिचर, यानी इसमें देखिए P से P1 प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी देखो बढ़ गई, OB क्वांटिटी थी तो OC क्वांटिटी हो गई, बढ़ गई। और ठीक है, प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ गई, दैट मीन्स दिस इज इलास्टिक मोर देन यूनिटरी, दैट मीन्स ED1 से ज्यादा है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्स रिलेशनशिप शोकेस कर रही है। ठीक है, एरिया OCRP1, ये जो मैंने आपको लिख के दिया ये सेम OCRP1 यानी OCRP1 इज ग्रेटर देन एरिया OBTB, इज ग्रेटर देन एरिया OBTB। ठीक है, ऑब्वियसली तो हमें दिख ही रहा है कि OCRP1 ज्यादा बड़ा एरिया है OPTB से, है ना। क्यों ज्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ डिमांड ज्यादा है, चाहे क्वांटिटी प्राइस थोड़ी कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है, प्राइस के कंपैरेटिव डिमांड ज्यादा बड़ी है। ठीक है, implying that total expenditure is increase in response to decrease in price of the commodity, hence elasticity of demand is greater than unity, that is ED is more than 1। कहते हैं ये बताता है कि प्राइस कम होने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बड़ी है, जिसके कारण ये शोकेस होता है कि ED is more than 1। ठीक है, आई होप ये इक्वेशन क्लियर होगी। ये कैसे समझ लगता है हमें, ग्राफ्स को देख के हमें कैसे क्लियर होगा कि हमारी ED 1 से ज्यादा है, कम है या इक्वल टू 1। ठीक है, पहली सिचुएशन तो थी जब ED इज मोर देन 1। सेकेंड सिचुएशन आती है व्हेन ED इज लेस देन 1। ठीक है, यानी जब ED हमारी लेस देन 1 हो। ED लेस देन 1 कब होती है, जब प्राइस गिरने से क्वांटिटी डिमांडेड भी गिर जाए, उसको कहते हैं ED इज लेस देन 1। ठीक है, यानी जब पॉजिटिव रिलेशनशिप हो। ठीक है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीजेस व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस। ठीक है ना, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो डिक्रीजेस व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस, यानी प्राइस कम होगा एक्सपेंडिचर कम होगा, प्राइस ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा।
अब इसकी ग्राफ कैसे बनती है? इसकी ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। अब देख सकते हैं इनिशियल में हमारा प्राइस वॉज ओपी, ठीक है, ओपी प्राइस इनिशियल था। क्वांटिटी हमारी इनिशियली कितनी थी? देखिए इनिशियल हमारी क्वांटिटी कितनी थी? ओसी। ओपी हमारा इनिशियल था तो हमारी क्वांटिटी वॉज ओसी, ठीक है। इन फिगर व्हेन प्राइस ओपी क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू ओपी। जब प्राइस ओपी था हमारा, ठीक है, यहाँ पे देखिए जब प्राइस ओपी था हमारा तब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड वाज ओबी, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर इज ओबी इंटू ओपी। टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ हमारा? ओपी इंटू ओबी, यानी दिस एरिया। दिस इज अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ इनिशियल प्राइस एंड क्वांटिटी। यानी जब इनिशियली हमारी प्राइस और क्वांटिटी जो हमें दी थी उसके अकॉर्डिंग हमारा टोटल एक्सपेंडिचर इतना था, ठीक है ना। टोटल एक्सपेंडिचर आपको समझ लगी कहीं? जैसे अभी भी कंफ्यूजन हो रही होगी कि आपने तो बोला था कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन हो, पर यहाँ तो शो हो रहा है कि जब प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ी है, लेकिन एक्सपेंडिचर तो कम हुआ ना। एक्सपेंडिचर तो कम हुआ है। देखिए जब प्राइस कम हुआ तो एक्सपेंडिचर भी कम हो गए। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अभी इस इक्वेशन में क्या हुआ? जब प्राइस ओपी था क्वांटिटी वॉज ओबी, यानी हमारा एक्सपेंडिचर कितना आया? हमारा एक्सपेंडिचर आया ओबी मल्टीप्लाइड बाय ओपी, ठीक है। एरिया हमारा ओबी टीबी, दिस इज आवर इनिशियल एक्सपेंडिचर, ठीक है। व्हेन प्राइस रिड्यूसेस तो ओपी वन, यानी जब प्राइस हमारा ओपी वन हो गया, द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू ओसी। क्वांटिटी डिमांडेड उस टाइम पे हमारी हो गई ओसी, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर इज ओसी इंटू ओपी वन, एरिया ओसीआरपी वन। कहता उस टाइम पे हमारा टोटल एरिया, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? दिस एरिया, ये जो ब्लू एरिया में शेड कर रही हूं, दिस इज योर टोटल एक्सपेंडिचर नाउ। कि अब आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है। एरिया ओसीआरपी वन इज लेसर देन ओपीटीबी। ध्यान से देखिए, जो हमारी प्रेजेंट एक्सपेंडिचर है वो हमारी प्रीवियस एक्सपेंडिचर से कम है। यानी जो एरिया हमारा OCRP1 है ये छोटा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। यानी हमारा एक्सपेंडिचर फॉल किया है, प्राइस गिरने से एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हुआ है, ठीक है। क्योंकि प्राइस गिरा है तो देखिए यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर भी गिरा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हुआ है। दिस इज व्हाई इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड, ठीक है। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर जब इकट्ठे गिरे, इकट्ठे इंक्रीज हो, ठीक है, तब उन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जिसका मतलब होता है ईडी इज लेस देन वन, ठीक है। implying that total expenditure is reduced in response to fall in price of the commodity, hence elasticity of demand is less than unitary, ठीक है। कि प्राइस गिरने से, ध्यान से देखिए, एक्सपेंडिचर भी गिरा है, एक्सपेंड क्वांटिटी आपकी कम गिरी है एज कम्पेयर टू द प्राइस, ठीक है। एक्सपेंडिचर भी गिरा है आपका, एक्सपेंडिचर गिरने का मतलब प्राइस गिरा, एक्सपेंडिचर गिरा, दैट मीन्स ईडी इज लेस देन वन, दैट मीन्स ईडी वन से कम होती है, ठीक है। आई होप सेकेंड वन इज ऑल्सो क्लियर कि सिचुएशन इसमें क्या कहता है, ईडी इज लेस देन वन में। लास्ट वन, हमारी सिचुएशन का लास्ट वन विच इज ईडी इज इक्वल टू वन। ईडी वन के इक्वल कब होती है? हमने पढ़ा था यूनिटरी मेथड में, ईडी वन के इक्वल तब होती है जब प्राइस में फर्क आने से क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा फर्क, क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क ना पड़े, ठीक है। इट इज अ सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर की बार बार उन्होंने वर्ड्स यूज किए, इसलिए क्वांटिटी, मैं क्वांटिटी बोल रही हूँ, आप टोटल एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हो, उसमें कंफ्यूज मत होना। मैंने आपको अभी बताया है कि कैसे क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इट इज अ सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी remains constant no matter price of the commodity increase or decrease। कहते हैं ये वो सिचुएशन होती है कि चाहे प्राइस बढ़े या कम हो, ठीक है, या प्राइस आपका कम हो जाए या बढ़ जाए, आपका टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल ही रहेगा। दिस इज द सिचुएशन वेयर हमारा ईडी इज इक्वल टू वन, जहां पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी, ठीक है।
इन फिगर यहाँ पे भी हमने वही किया, y एक्सिस पे प्राइस और x एक्सिस पे क्वांटिटी। इनिशियल क्या हुआ, इनिशियल में प्राइस देखिए, इनिशियल हमारा प्राइस था OP, ठीक है, इनिशियल प्राइस सब में सेम है OP, और इनिशियल क्वांटिटी वाज OB, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर प्राइस गिर गया OP1 पे एंड क्वांटिटी आ गई OC पे, ठीक है। इन फिगर कर्व डिमांड ड्रॉ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। This basic property is that all rectangles formed under this curve are equal in area. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है कि इस कर्व के अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगे वो सारे इक्वल होंगे, ठीक है। सो दैट एरिया OBTB, अच्छा एरिया OBTB कौन सा है, दिस वन हमारा, यानी इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी वाला एरिया, यानी दिस एरिया, वो कह रहा है हमारा दिस एरिया, दिस वन। जब हमारी प्राइस OP थी, हमारी क्वांटिटी क्या थी OB, दिस वन एरिया। सो दैट एरिया OBTB इज इक्वल टू OCRP1, यानी उस टाइम पे हमारा ये एरिया OBTB वाला OP1R, यानी चेंज इन प्राइस और जो चेंज इन क्वांटिटी आया है इसके इक्वल है। यानी ये दोनों एरियाज आप देख सकते हैं ग्राफ में भी, ये दोनों एरियाज एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। यानी प्राइस में चेंज आने से भी एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं आया है। दैट मीन्स हमारी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। इलास्टिसिटी क्या है हमारी, यूनिटरी है, ठीक है। एरिया OBTB indicates total expenditure when price is OP. Area OPCRP1 indicates that total expenditure when price is OP1. Since area OBTB is equal to OPRP1, it implies that total expenditure remains constant even after change in the price of the commodity. वो ये कह रहे हैं कि प्राइस में चेंज आने के बाद भी, आप देख सकते हैं ग्राफ में, प्राइस में चेंज आने के बाद भी जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम रहा है। प्राइस में चेंज आने के बाद भी जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे, दैट मीन्स हमारी ED क्या होगी उस टाइम पे, ED इज इक्वल टू 1, यानी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी, इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। आई होप ये सिचुएशंस आपको क्लियर हुई तीनों, कि ED 1 से ज्यादा कब होती है उसका ग्राफ, कम कब होती है उसका ग्राफ, एंड इक्वल्स कब होती है, ठीक है। डिस्टिंक्ट सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब कुछ अलग अलग सिचुएशंस भी होती हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, वो भी देखते हैं। We now discuss three distinct situations of elasticity of demand of elasticity of with the reference of three distinct type of demand curve. They are as follow. कहते हैं अब हम इन्हीं तीनों जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पढ़ी है, ED is more than 1, less than 1 and equal to 1, इन्हें डिमांड कर्व के अलग अलग डिमांड कर्व के रिस्पेक्टिव से भी देखते हैं, ठीक है। पहली सिचुएशन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी हमने डिमांड कर्व अपनी अलग पढ़ी थी और इलास्टिसिटी से अलग पढ़ी थी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये कंसेप्ट है क्या, ये कंसेप्ट कह रहा है अपने डिमांड कर्व अपनी अलग पढ़ी। अब डिमांड कर्व की शेप से हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे पता लगेगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसमें कैसे शोकेस होगी वो पता लगने लगा, ठीक है। कि डिमांड कर्व की शेप जब चेंज हो तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे पता लगती है, ठीक है। पहली सिचुएशन है कि जब हमारी डिमांड कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है और हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने निकालनी, ठीक है। अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। अच्छा, ये चीज दिमाग में बिल्कुल डाल लो, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसके नोट्स बनाते जाना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट डिमांड लाइन ये शो करती है कि जो हमारी डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है, ठीक है। इट शोज दैट ED इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये शो करता है कि जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इंफिनिटी के इक्वल है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हमने तो सिर्फ 3 ही अपनी इलास्टिसिटी पढ़ी थी, अब ये इंफिनिटी कैसे आया वो भी समझते हैं, ठीक है। इट इज अ सिचुएशन व्हेन is equal to small change in the price of a commodity causes an infinite change in its demand. कहते हैं ED is equal to infinity तब होता है
जब थोड़ा सा मतलब बहुत थोड़ा सा प्राइस में चेंज आने के कारण डिमांड पे बहुत ज्यादा असर पड़ जाए, ठीक है, या तो प्राइस बहुत थोड़ा सा बढ़ जाए या तो बहुत थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन उसके कारण क्या हो, उसके कारण आपकी डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाए, या तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए या तो डिमांड बहुत ज्यादा ही कम हो जाए, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या होता है, उसी सिचुएशन में हमारी ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी प्राइस में बहुत थोड़ा फर्क आने के कारण ये हमारी डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क आ जाए, ठीक है। Thus, a small rise in price causes lead to zero demand for the commodity. ऐसा हो सकता है कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने के कारण जो आपकी डिमांड हो वो जीरो हो जाए, ठीक है। जैसे फिगर देख के समझते हैं, फिगर के वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस आप अपनी डिमांड कर्व देख सकते हैं, डिमांड कर्व 4 रुपीज पे हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। डिमांड कर्व तो कांस्टेंट है लेकिन प्राइस क्वांटिटी में देखो कितना फर्क पड़ रहा है। फिगर इलिस्ट्रेट द सिचुएशन, डी इज द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होती है और स्पेशली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, दैट मीन्स हमारी डिमांड कर्व जो होगी वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस के बिल्कुल साथ होगी, ऑलमोस्ट पैरेलल ही चलेगी, ठीक है। It shows that if price is slightly increased from ₹4, यानी प्राइस अगर थोड़ा सा बढ़ जाए 4 में से, the demand falls to 0, डिमांड या तो 0 हो जाएगी। At the prevailing price of 4, quantity demanded may be 10, 20, 30 or any amount of the commodity. Hence, elasticity of demand is infinity or ED is equal to infinity. वो कह रहा है कि अभी तो प्राइस 4 है, ठीक है, प्राइस 4। अब आप ये सिचुएशन देखिए कि जब 4 रुपीज प्राइस है तो भी हमें परफेक्ट क्वांटिटी नहीं पता, तो भी हमारी क्वांटिटी या तो 10 हो सकती है या 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर 4 रुपीज से मैंने थोड़ा सा भी ज्यादा प्राइस बढ़ाया ना, तो लोगों की इसकी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, लोग इसे खरीदना ही बंद कर देंगे, ठीक है। समझ लगी, इलास्टिसिटी इन्फिनिटी के इक्वल कब होती है, जब प्राइस में थोड़ा सा फर्क आने के कारण डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क आए, तब होती है हमारी ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। आई होप ये सिचुएशन क्लियर है कि व्हेन ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वी नो द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0। हमें पता है कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन तो 0 होगी, ठीक है ना। वी ऑल्सो नो दैट ईडी का हमें फॉर्मूला भी याद है, ईडी का फॉर्मूला में याद है ना, क्या किया था हमने, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, जिसको हम 1 अपॉन स्लोप भी लिख सकते हैं। याद है कि हमने परसेंटेज फॉर्मूले में किया था कि इसको हम 1 अपॉन स्लोप भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये था हमारा ईडी का फॉर्मूला जो हमने परसेंटेज मेथड में किया था, ठीक है। अकॉर्डिंगली ईडी एट एनी पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, यानी ईडी डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट में क्या होगा, 1 अपॉन 0 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस और क्यू विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। 0 क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे हमारी डिमांड कर्व जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, इस कारण उस स्लोप जो है हमारी वो इस टाइम पे 0 है, ठीक है। स्लोप इज 0 एट दिस टाइम, तो यानी 1 अपॉन 0, अब 0 नीचे है तो ऑब्वियसली आंसर विल बी इन्फिनिटी, यानी इस टाइम पे जब प्राइस थोड़ा बढ़ने के कारण क्वांटिटी में बहुत ज्यादा फर्क आए, उस सिचुएशन में क्या होता है, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी ईडी हमारी इन्फिनिटी के इक्वल होती है, यानी प्राइस में थोड़ा सा चेंज आएगा पर क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 हमने पढ़ी हॉरिजॉन्टली, ये ठीक है, जब डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टली पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। अब पढ़ते हैं वर्टिकली स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हॉरिजॉन्टल मींस जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वर्टिकली मींस जब वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है। अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज नोन एज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको दिमाग में डाल लो कि जब ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स परफेक्टली क्या है वो, परफेक्टली इलास्टिक है वो, ठीक है। और जब ईडी इज इक्वल टू 0,
दैट मीन्स इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। जब वो इंफिनिटी के इक्वल होगा दैट मीन्स ईडी उस टाइम पे क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। और जब ईडी 0 के इक्वल होगा दैट मीन्स उस टाइम पे परफेक्टली इनइलास्टिक है। ठीक है, इट शोज दैट ईडी इज इक्वल टू 0। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है ईडी 0 के इक्वल है। ठीक है, it is a situation when change in prices cause no change in the quantity demand। कहते हैं ये वो सिचुएशन होती है जिसमें प्राइस में चेंज आने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी फर्क ना पड़े। ठीक है, पहली जब ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी थी तब हमने पढ़ा कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत चेंज आता है। ईडी इज इक्वल टू 0 में हम पढ़ रहे हैं कि जब प्राइस में चेंज आए पर क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज ना आए। ठीक है, यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। जो हमारी प्राइस देखिए आप, प्राइस हमारा डिफर कर रहा है, पहले 2 रुपीज, फिर 4 रुपीज, पर 6 रुपीज। ठीक है, लेकिन हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इज कांस्टेंट एट 4, यानी हमारी डिमांड कर्व वर्टिकली है, यानी वर्टिकली स्ट्रेट लाइन है, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ईडी इज इक्वल टू 0 में क्या होता है, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, फिगर इलस्ट्रेट दिस सिचुएशन। इन सच अ सिचुएशन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइक डी इन द फिगर। जैसे डी कर्व इस फिगर में पैरेलल है ना वाई एक्सिस के, उसी तरीके से ईडी जब 0 की इक्वल होती है तो जो डिमांड कर्व होती है वो वाई के पैरेलल चलती है। ठीक है, व्हेन प्राइस इज ₹2, डिमांड इज 4 यूनिट्स। When price is ₹4 or ₹6, quantity demanded remain constant at 4 units. Hence elasticity of demand is 0. ठीक है, यानी प्राइस में चेंज आने के कारण भी हमारी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया है। दैट मीन्स ईडी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, वी नो दैट स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन इज इंफिनिटी। यहाँ पिछले में क्या था, स्लोप क्या थी हमारी, स्लोप थी 0। ठीक है, पिछले में स्लोप वाज 0। जब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो स्लोप क्या होगी, 0। जब वर्टिकल लाइन होगी तो स्लोप क्या होगी, इंफिनिटी। फॉर्मूले में हम डाले 1 अपॉन इंफिनिटी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, 1 अपॉन इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी, आंसर आता है 0। ठीक है, यानी जब हमारी डिमांड कर्व परफेक्टली इन इलास्टिक होगी, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल चलेगी, दैट मींस ईडी उस टाइम पे क्या होगा हमारा, इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, दो सिचुएशंस हमने पढ़ी है। पहली पढ़ी ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स परफेक्टली इलास्टिक। फिर हमने पढ़ी ईडी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी में जो हमारी डिमांड कर्व होती है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, और ईडी इज इक्वल टू 0 में हमारी डिमांड कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, थर्ड सिचुएशन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलर डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी जब डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है। ठीक है, हमने पीछे अभी ये कंसेप्ट पढ़ा है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जितने भी रेक्टेंगल्स उसके अंदर बनते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ कर्व वेयर अंडर विच ऑल रेक्टेंगुलर एरियाज आर इक्वल. It needed to be noted that each rectangular area under demand curve shows total expenditure on the commodity. Thus, when the demand curve is rectangular hyperbola, total expenditure of the commodity remains constant, no matter price of the commodity increase or decrease. ठीक है, उसने कहा है हमारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है, प्राइस और कमोडिटी चाहे बढ़े चाहे कम हो, डज नॉट मैटर, हमारी टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है, टोटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब ग्राफ होगा दैट मीन्स आपका प्राइस और कमोडिटी जितनी मर्जी चेंज हो, आपका टोटल एक्सपेंडिचर सेम आ रहा है। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
फिगर इलिस्ट्रेट दिस सिचुएशन। अब इस फिगर में ध्यान से देखिए, प्राइस में चेंज आया, क्वांटिटी यहाँ पे आई हमारी प्राइस, गई हमारी क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी दोनों में चेंज आ रहा है, देखो है ना, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर हमारा दोनों का सेम। ठीक है, हमारा ये वाला एरिया, दिस एरिया इज इक्वल टू द अदर एरिया। ठीक है, यानी हमारा जब प्राइस ओपी था और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इज ओबी, उस टाइम पे ये जो येलो शेडेड पोर्शन है, यानी हमारी जो इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी इतनी थी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारी प्राइस चेंज हो गई एंड हमारी क्वांटिटी भी चेंज हो गई। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी चेंज होने के बावजूद हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहा, सेम रहा। देख सकते हैं दोनों रेक्टेंगल सेम है, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहा, दैट मीन्स इट इज द कंसेप्ट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, फिगर इलस्ट्रेट दिस सिचुएशन, डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज ED is equal to 1 at any point of the demand। ये हमने पढ़ा है, या ED 1 के इक्वल का है ना। हाइपरबोला की सिचुएशन में क्या होता है, किसी भी पॉइंट में हमारा ED हमेशा 1 के इक्वल ही रहेगा, यूनिटरी ही रहेगा। ठीक है, बिकॉज टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी प्राइस बढ़े या कम हो, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ही रहता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों भी क्लियर हुए कि जब ED इन्फिनिटी के इक्वल होता है, फिर जब ED हमारा 0 होता है, एंड फिर जब हमारा इन्फिनिटी 1, ED हमारा 1 होता है। ठीक है, इलास्टिसिटी एंड इन इलास्टिक डिमांड, यानी इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड होती क्या है, हमने अभी पढ़ी कि हमारी जो ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, दैट शोज इट इज परफेक्टली इलास्टिक, और ED इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। अब इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड होती क्या है देखते हैं। ठीक है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑफन कैटेगराइज्ड एज इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। कहते हैं डिमांड किसी भी कमोडिटी की इलास्टिक या इन इलास्टिक की तरह ही मेजर की जाती। ठीक है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इलास्टिक इफ ED इज मोर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। कहते हैं डिमांड ऑफ कमोडिटी इलास्टिक तब होती है जब ED 1 से बड़ा हो, यानी किसी भी कंडीशन, यानी किसी भी केस में जब भी आपका ED 1 से ज्यादा आएगा, दैट मीन्स आपकी डिमांड क्या है, इलास्टिक है। ठीक है, ये सिंपल याद कर लो, ED जब भी 1 से ज्यादा आएगा यानी डिमांड क्या है, डिमांड इलास्टिक है। ठीक है, implying that percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price of the commodity। इसका मतलब ये होता है, इलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है कि परसेंटेज चेंज जितना क्वांटिटी डिमांडेड में आया है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस जितना आया है उससे ज्यादा आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आया है। इस केस में क्या होती है, इस केस में हमारी डिमांड जो होती है वो इलास्टिक होती है। ठीक है, डिमांड इज इन इलास्टिक इफ ED इज लेस देन 1। ऑपोजिट, इलास्टिक कब होती है, जब ED इज मोर देन 1, इन इलास्टिक जब ED इज लेस देन 1। ठीक है, implying that percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price of the commodity। अब आप अगर ये कभी भूल भी गए तो एक भी चीज याद करके जाओगे, सेकेंड वाली आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं पेपर में, इलास्टिक हमें याद है पर इन इलास्टिक की कंडीशन भूल गए, तो कैसे याद करें। इलास्टिक क्या था हमारा, इलास्टिक तो हमें याद है, इलास्टिक मीन जब ED इज मोर देन 1। इन इलास्टिक यानी इसका उल्टा, यानी ED इज लेस देन 1। ठीक है, इलास्टिक में क्या होता है, परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन चेंज इन प्राइस। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसमें क्या होगा, उल्टा, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल, एक चीज याद करके जानी, दूसरा ऐसे ही याद आ जाएगा कि इलास्टिक का टोटल ऑपोजिट होता है इन इलास्टिक। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको कि इलास्टिक और इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी यानी डिमांड की इलास्टिसिटी पे जो फर्क डालते हैं? Price elasticity of demand is high or low depending on various factors. Some of the important determinants of price elasticity of demand is under. वो चीजें जिनके कारण इलास्टिसिटी पे फर्क डलता है वो क्या होती हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। पहली इज नेचर ऑफ अ कमोडिटी। Ordinarily, necessaries like salt, kerosene oil, matchboxes, textbook, seasonal vegetable, etc. have inelastic demand. ठीक है, वो कहता नेचर ऑफ कमोडिटी पे भी फर्क डलता है। जैसे कि नेसेसरी आइटम्स जो होंगी, नेसेसरी आइटम्स हमारी इन इलास्टिक डिमांड में आएंगी। इन इलास्टिक डिमांड मींस ईडी इज लेस देन 1, यानी इनमें हमारा प्राइस में ज्यादा चेंज आता है एज कंपेयर टू द क्वांटिटी, ठीक है। Luxuries like air conditioner, costly furniture, fashionable garments, etc. has elastic demand. ठीक है। इन इलास्टिक डिमांड, नेसेसरीज के इन इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है? इन इलास्टिक डिमांड का ये मतलब है कि परसेंटेज चेंज जितना प्राइस में आता है उनका उतना ही क्वांटिटी में नहीं आता। दैट मीन्स नेसेसरीज में अगर प्राइस में चेंज आया भी तो भी इसकी क्वांटिटी में ज्यादा फर्क नहीं हम डालते, क्योंकि ये नेसेसिटीज हैं, ये लेनी जरूरी, ठीक है। दैट्स वाई दे आर इन इलास्टिक। वेयर एज लग्जरी आइटम्स इलास्टिक में आती हैं। इलास्टिक में क्यों आती हैं? क्योंकि यहाँ पे प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पे ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। प्राइस ज्यादा या कम हो उसके कंपैरेटिव जितना प्राइस परसेंटेज चेंज जितना आपका प्राइस में आया है उससे ज्यादा फर्क आपकी क्वांटिटी में आता है, ठीक है। क्योंकि लग्जरी आइटम सैक्रिफाइस हो सकती हैं पर नेसेसिटीज नहीं, नेसेसिटीज जरूरी है लेनी, इसीलिए नेसेसिटीज इन इलास्टिक होती हैं और लग्जरी आइटम्स इलास्टिक होती हैं, ठीक है। जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, लाइक जॉइंटली डिमांडेड गुड्स यानी समझ लो आप जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़े, ठीक है, लाइक ब्रेड एंड बटर, पेन एंड इंक, कैमरा एंड फिल्म, ऑर्डिनरी शो अ मॉडरेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। For example, rise in the price of butter will not substantially reduce its demand if the demand for the bread does not decrease. कहते हैं इन दोनों में मॉडरेट इलास्टिसिटी होती है। दैट मीन्स अगर बटर का प्राइस बढ़ भी गया, ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ बटर विल नॉट rise in price of butter will not substantially reduce its demand if the demand of bread has not decreased. कहते हैं इसमें मॉडरेट इलास्टिसिटी होती है। मॉडरेट मीन्स अगर बटर का प्राइस बढ़ भी गया है, ठीक है, लेकिन डिमांड का प्राइस कम नहीं हुआ है, या डिमांड का प्राइस नहीं, ब्रेड की डिमांड कम नहीं हुई है, तो इन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बटर का प्राइस बढ़ने से भी, लेकिन डिमांड की क्वांटिटी, ब्रेड की क्वांटिटी तो नहीं ना कम हो रही, ठीक है। ब्रेड की क्वांटिटी ना कम होने के कारण चाहे बटर के प्राइस बढ़ भी रहा है, इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। डिमांड फॉर गुड्स विच हैव क्लोज सब्सटीट्यूट्स लाइक टी एंड कॉफी बीइंग क्लोज सब्सटीट्यूट टू ईच अदर इज रिस्पेक्टिवली मोर इलास्टिक। जितने ज्यादा क्लोज सब्सटीट्यूट होंगे उतनी ज्यादा ये ज्यादा इलास्टिक होंगे, ठीक है। बिकॉज when price of such a good rises, the consumer has the option of shifting to its substitute. क्योंकि अगर जो हम प्रेफर करते हैं उसका प्राइस बढ़ गया तो हम बिना सोचे सब्स्टिट्यूट आइटम में शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। गुड्स विदाउट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स लाइक सिगरेट्स एंड लिकर हैव इनइलास्टिक डिमांड। कहते हैं वो गुड्स जो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है एक दूसरे के, जो एक दूसरे के क्लोज में नहीं, सब्स्टिट्यूट्स में नहीं आते, दैट मीन्स एक दूसरे के इतने रिप्लेसेबल ऑप्शन नहीं है, वो उनकी डिमांड जो होती है वो इनइलास्टिक डिमांड होती है, ठीक है। इनइलास्टिक डिमांड होती है उन दोनों की जो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं, ठीक है। जो क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे वो इलास्टिक डिमांड होगी, जो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे वो इनइलास्टिक डिमांड होगी, ठीक है। मल्टीपल यूजेस, गुड्स विच कैन बी पुट टू मल्टीपल यूजेस हैव इलास्टिक डिमांड। यानी वो गुड्स जो मल्टीपल यूजेस में काम आ सकते हैं, जिनके बहुत सारे काम हम निकाल सकते हैं, जैसे कि मिल्क, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज एन एग्जाम्पल, इट इज यूज फॉर लाइटिंग, रूम हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, कुकिंग, एक्सेट्रा। इफ द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेस
its use may be restricted only to important purposes like lighting. ठीक है, यानी मल्टीपल यूजेस इलास्टिक का मतलब होता है कि कोई चीज जिसके मल्टीपल यूजेस हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मिल्क की एग्जांपल ले लेते हैं, मिल्क के मल्टीपल यूजेस हैं, ठीक है ना। अब अगर मिल्क का प्राइस बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, मिल्क की यूसेज रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, हम मिल्क सिर्फ उन्हीं चीजों में यूज करेंगे जो नेसेसिटी है उस टाइम पे, ठीक है, हम यानी उसके यूसेज को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, सारी चीजों में उसको यूज नहीं करेंगे, उसकी यूसेज में थोड़ी पाबंदी लगा देंगे, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है, हमारी इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक होती है, ठीक है। अकॉर्डिंगली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई। इस टाइम पे क्या होता है, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, demand will be elastic for goods, the consumption of which can be postponed. Demand for residential houses may be cited as an example. People lower their demand for residential houses when interest rate on the loans are high. अच्छा, वो कहता है वो गुड्स जिनकी कंजम्पशन हम पोस्टपोन कर सकते हैं, यानी हम यूसेज जिनकी बाद में कर सकते हैं, वो इलास्टिक होते हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल हाउस, यानी कि वो घर जहां लोग रहते हैं, जहां काम नहीं किया जाता, सिर्फ रहना होता है, ये रेजिडेंशियल हाउसेस। रेजिडेंशियल हाउसेस की कंजम्पशन पोस्टपोन की जाती है, दैट मीन्स उन्हें बनाना इस पर डिपेंड करता है कि लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है, ठीक है। जिसने लोन लेना है उसकी टेंडेंसी ये होती है, इंटरेस्ट रेट देखे, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोन मत ले, कम है तो लोन लेके रेजिडेंशियल हाउस बना ले, ठीक है। ये ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हैं, यानी अगर अभी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो अभी नहीं, बाद में बना लेंगे, अगर कम है तो अभी बना लेते हैं, ठीक है। यानी जिनकी कंजम्पशन को हम पोस्टपोन कर सकते हैं उनकी डिमांड भी क्या होती है, इलास्टिक होती है, ठीक है। इनकम लेवल ऑफ द बायर, हमने ये हर जगह पढ़ा है कि बायर की इनकम लेवल फर्क डालती है मोस्टली हर चीज, ठीक है। इनकम लेवल ऑफ अ बायर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इनकम लेवल ऑफ इट्स बायर। If the buyer of a good or high-end consumer with high level of income, they will not care of the price, ठीक है। ये तो हमें पता ही है कि अगर हम हाई एंड यूजर हैं, दैट मीन्स अगर हमारी इनकम लेवल हाई है, हम काफी अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो हम प्राइजेस हमें ज्यादा मैटर नहीं करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू बी लो, ठीक है। जब प्राइजेस ज्यादा मैटर नहीं करेंगे तो इलास्टिसिटी हमारी कम ही रहेगी, मोस्टली इन इलास्टिक के पास ही जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल, डिमांड फॉर लग्जरी कार्स बाय अ मल्टी बिलियनियर, ठीक है। कहता है एग्जाम्पल लो कि एक मल्टी बिलियनियर है, उसने एक लग्जरी कार लेनी है, तो बताओ अगर लग्जरी कार के प्राइस में फर्क पड़ेगा तो उसको ज्यादा फर्क पड़ेगा, आंसर इज नहीं, नहीं पड़ेगा उसको ज्यादा फर्क, जिस कारण क्या होगी, उसकी प्राइस क्या होगी, मोस्टली कम होगी, इलास्टिक, दैट मीन्स हम कह सकते हैं इन इलास्टिक के पास होगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ इनकम लेवल ऑफ बायर इज लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू बी हाई। एग्जाम्पल, डिमांड फॉर स्मॉल कार्स बाय मिडिल क्लास पीपल इन इंडिया। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो इलास्टिसिटी कम होगी, ठीक है। अगर इनकम कम है तो इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। दैट मीन्स अगर इनकम लेवल कम है तो हम चीजें सोच समझ के लेंगे। अब फॉर एग्जांपल गाड़ी लेने गए, गाड़ी का प्राइस बहुत बढ़ गया, तो क्या अब मिडिल क्लास पर्सन गाड़ी लेगा, आंसर इज नहीं लेगा। इसी कारण क्या है, अगर आपकी प्राइस, आपकी इनकम ज्यादा है तो आपकी इलास्टिसिटी कम होगी, और अगर आपकी इनकम कम है तो इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। क्लियर है व्हाट इज इनकम लेवल ऑफ द बायर्स। सिक्स्थ पॉइंट, habit of a consumer. Goods to which consumer becomes habituated or addictive is will have inelastic demand, ठीक है। ये तो समझ लगे कि यानी वो गुड्स जिसका कंज्यूमर हैबिचुएटेड है, यानी जिसको हैबिचुअल है, जिसको वो चीज कंज्यूम करनी ही करनी है, रोज की करनी, तब उस टाइम पे इलास्टिसिटी क्या होगी, इन इलास्टिक होगी, ठीक है ना। चाहे उसका प्राइस बढ़े या कम हो, अगर वो हैबिचुअल है तो वो उसे यूज करेगा ही करेगा, ठीक है ना, तब उससे ज्यादा प्राइस मैटर नहीं करेंगे। दैट मीन्स वो चीजें जिसके कंज्यूमर हैबिट हो, जिसको
वो चीजों की क्या होती है इलास्टिसिटी, इन इलास्टिक होती है। दैट मीन्स उनके प्राइजेस में चेंज आने के कारण भी क्वांटिटी में ज्यादा चेंज नहीं आता है। ठीक है, cigarettes and liquor are examples. Demand for cigarettes and liquor does not reduce even when the goods are highly taxed. ठीक है, जो लोग एडिक्टेड होते हैं सिगरेट्स और लिकर के, चाहे उन दोनों पे सबसे ज्यादा टैक्स लगा हुआ है, स्टिल वो उसे बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू इट। ठीक है, 7th वन, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ कमोडिटी, यानी आप अपना एक्सपेंडिचर कितना करते हो। Goods on which consumers spend a small proportion of their income, like toothpaste, boot polish, newspaper, needles, etc., will have an inelastic demand. यानी वो चीजें जिसपे कंज्यूमर बहुत थोड़ा सा पैसा खर्च करता है वो इनइलास्टिक डिमांड में होगी, यानी उनकी प्राइस बढ़ भी जाए कम भी हो जाए उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, On the other hand, the goods on which the consumer spends a large proportion on their income, like clothes, scooter, etc., will have elastic demand. यानी वो चीजें जिसपे कंज्यूमर थोड़ा सा खर्चा कर रहा है, ठीक है, अब उसका प्राइस बढ़े या कम हो तो वो खर्चा उतना ही करेगा, इसलिए उसकी प्राइस की क्या होगी, इनइलास्टिक होगा। ठीक है, अब कंज्यूमर कोई नेसेसिटी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा करता है, ठीक है, जिसमें मतलब हम कह सकते हैं उसकी एक्सपेंडिचर का मैक्सिमम हिस्सा उन्हीं चीजों की तरफ जाता है। उन कमोडिटीज में क्या होगी हमारी इलास्टिसिटी, उन कमोडिटीज में हमारी इलास्टिसिटी इलास्टिक होगी। दैट मीन्स उनके प्राइसेस में चेंज आने के कारण हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत चेंज आएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है कि ये प्रपोर्शन ऑफ इनकम हमारा कैसे फर्क डालती है। ठीक है, अगर जिसको आप कम प्रपोर्शन ऑफ इनकम दे रहे हो, ठीक है, वो इनइलास्टिक होगी, जिसको आप ज्यादा प्रपोर्शन दे रहे हो वो इलास्टिक होगी। ठीक है, 8th पॉइंट, प्राइस लेवल। Elasticity of demand also depends upon the level of price of the concerned commodity. Elasticity of demand will be high at higher level of price of the commodity and low at the lower level of price. Elasticity of demand क्या होगी, प्राइस अगर किसी चीज का हाई है तो उस पर हायर होगी, लो है तो लोअर होगी। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ प्राइस ऑफ द कंसर्न्ड कमोडिटी, यानी कमोडिटी का प्राइस कितना है उस पर भी डिपेंड करती है इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी हाई एट हायर लेवल ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कमोडिटी का प्राइस जितना ज्यादा होगा इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होगी, प्राइस जितना कम होगा इलास्टिसिटी उतनी कम होगी। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज टाइम पीरियड। डिमांड इज इनइलास्टिक इन शॉर्ट पीरियड एंड इलास्टिक इन लॉन्ग पीरियड। ठीक है, वो कह रहा है डिमांड हमारी शॉर्ट पीरियड में इनइलास्टिक होती है। शॉर्ट पीरियड में इनइलास्टिक मींस लेट्स टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कल आपने एक प्रोजेक्ट देना है स्कूल में, ठीक है, कल की डेडलाइन मिली है, आज पता लगा है, तो जैसे आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, अगर आप वो अभी बाजार लेने गए, उसका प्राइस चाहे थोड़ा भी हाई भी है, फिर भी आप उसको अभी खरीदोगे, क्यों, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट है, अब भी आपको वो चीज चाहिए क्योंकि कल सबमिट करना। ठीक है, अर्जेंसी है उस चीज की। इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे हमारी इलास्टिसिटी इनइलास्टिक होगी, यानी प्राइस में फर्क पड़ने के कारण भी क्वांटिटी में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अर्जेंसी है। शॉर्ट पीरियड में इनइलास्टिक होता है, वेयरएज लॉन्ग पीरियड, ठीक है, लॉन्ग पीरियड समझ लो जैसे प्रोजेक्ट देना है 3 महीने बाद, ठीक है, अब आज हम प्राइस देखने गए, आज प्राइस हमारे नेसेसिटीज जो हमें चाहिए उसका प्राइस है 50 रुपीज। ठीक है, जो स्टेशनरी वाला बंदा है यानी जिसकी दुकान पर सामान लेने गए उसने कहा कि प्राइस कम होने वाला, थोड़ी देर बाद लेना, तो आप वेट कर लोगे प्राइस कम होने का। ठीक है ना, दैट मीन जब लॉन्ग पीरियड है तो हमारी इलास्टिसिटी इलास्टिक होगी। दैट मीन्स प्राइस के लिए हम रुकेंगे, हमारे क्वांटिटी डिमांड पे फर्क पड़ेगा। दैट मीन्स अगर प्राइस अभी हाई है तो हम कम सामान लेंगे और बाकी बाद में ले लेंगे, क्योंकि लॉन्ग पीरियड है हमारे पास, लॉन्ग टाइम पीरियड हमें मिला हुआ। ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड में डिमांड इनइलास्टिक होती है, लॉन्ग टाइम पीरियड में डिमांड इलास्टिक होती है। ठीक है, इट इज बिकॉज लॉन्ग पीरियड इज लॉन्ग इनफ फॉर कंज्यूमर टू चेंज हिज कंजम्पशन हैबिट्स, इसीलिए क्योंकि लॉन्ग पीरियड में कंज्यूमर को टाइम मिल जाता है अपने कंजम्पशन हैबिट्स को चेंज करने के लिए या अपना सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए। ठीक है,
Briefly, goods with multiple uses carrying a high price tag and having a large number of close substitutes tends to show higher elasticity of demands then the good. ठीक है, ब्रीफली जो हमने 8-9 पॉइंट से पढ़े हैं, ब्रीफली में कहें तो जिन गुड्स के मल्टीपल यूजेस हैं, ठीक है, जिनके बहुत प्राइस हाई टैग्स हैं, यानी जिनके प्राइस बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिनके बहुत ज्यादा क्लोज सब्सटीट्यूट है, उनकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू द जिनका प्राइस लेवल लो है, जो असेंशियल्स है, और साथ में जिनके क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, उनकी इलास्टिसिटी कम होगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर है कि जो गुड्स मल्टीपल यूजेस के होंगे, हाई प्राइस टैग के होंगे, लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट जिनके होंगे, उनकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होगी, वेयर एज जो गुड्स लो प्राइस के होंगे, एसेंशियल होंगे लाइफ के लिए, जिनके क्लोज सब्सटीट्यूट्स होंगे, उनकी इलास्टिसिटी लेस होगी, कम होगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 6। इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैज बीन एंडेड, ठीक है। हमने इस चैप्टर में जितना डिटेलिंग कर सकते थे सारा डिटेलिंग वाले कंसेप्ट्स किए हैं, अपने दोनों मेथड समझे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड समझा है, साथ में अपना परसेंटेज मेथड किया है, अलग अलग डिमांड कर्व्स देखी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड साथ में मेजर की है, इलास्टिसिटी होती क्या है वो समझी है, क्या फैक्टर्स इलास्टिसिटी पे फर्क डालते हैं ये भी समझा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6। इस पॉइंट के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 टोटली खत्म है, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट्स हैं किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं ट्राई करूंगी उतनी जल्दी उसको रिप्लाई करने की, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो डू आस्क मी एंड प्लीज इनके नोट्स बनाया करो ताकि आपको इजीली रहे, जो मैं पॉइंट्स बोलती हूँ उनके नोट्स नोट डाउन किया करो, ताकि जब आप पढ़ रहे हो बुक तो पूरा चैप्टर गो थ्रू करने के बजाय सिर्फ नोट्स गो थ्रू करके आपको पूरा याद आ जाए कंसेप्ट कि हमने पढ़ा क्या था, ठीक है। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।